श्लोक बोला, कुछ देर बोला था जान, और अब शाम होने को आई है। कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। अब आ जाओ ना। स्तुति बोली, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं शायद ना आ पाऊँ। आप आराम कर लो। लेकिन क्यों नहीं आओगी जान, क्या हुआ है। स्तुति उसे मोक्ष के बारे में बताती है और फिर डरते हुए कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मोक्ष को अगर सच में कोई सदमा लगा हो तो। मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मैंने कहा था ना आपसे कि यह सही नहीं है। अब क्या होगा। श्लोक उसे शांत करते हुए बोला, शांत हो जाओ जान, कुछ नहीं होगा। तुम पैनिक मत करो, बस खुद को शांत रखो। उसने मुझे शाम को फिल्म देखने के लिए जाने को बोला है। हाँ तो तुम जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अपना ख्याल रखना। मैंने कहा था आपसे कि हमारा अलग होना ही इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन है। आप अभी भी मान जाइए, शायद सब नॉर्मल हो जाए इससे। स्तुति बोल ही रही थी कि तभी अचानक से दूसरी तरफ से फोन कट गया, लेकिन उससे पहले उसे कुछ गिरने की आवाज आई, जिससे वो घबरा गई। कुछ टूटने की आवाज सुनकर स्तुति डर गई। वो बार बार फोन पर हेलो हेलो किए जा रही थी, लेकिन फोन तो कट चुका था। उसने बार बार फोन फिर से लगाने की कोशिश की, लेकिन अब फोन स्विच ऑफ आने लग गया था। वो एकदम से डर गई। वो खुद से बोली, क्या करूं अब मैं महादेव। लगता है उन्होंने गुस्सा कर लिया मेरी बात का। लेकिन आप तो जानते हैं ना कि मैंने जो भी कहा वो सच है। सभी की भलाई इसी में है कि हम अलग हो जाएं। ऐसा नहीं है, मुझे अलग होने में तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अपनी तकलीफ के कारण मैं बाकी सबको क्यों दुख दूं। इतना कहते उसकी आंखों में आंसू आने लग गए। तभी उसे याद आया कि श्लोक ने तो उससे कहा था कि अगर वो उससे दूर जाने की बात कहेगी तो वो खुद को नुकसान पहुंचा लेगा। यह सोचते ही वो और भी टेंशन में आ गई और बोली, अब क्या करूं मैं। हॉस्पिटल इस वक्त जा नहीं सकती और फोन लग नहीं रहा है। क्या करूं, क्या करूं। तभी अचानक उसे याद आया कि आज विनय ने उसके घर फोन किया था अपने फोन से। वो बोली, हाँ बंधु के फोन में विनय का नंबर होगा, लेकिन क्या कहकर लूंगी। हाँ समझ गई। इतना कहते जल्दी से नीचे गई। बन्ना वहां सोफे पर बैठकर अपने फोन में गेम खेल रही थी। वो उसके पास गई और बोली, बंधु तेरे फोन में नेटवर्क आ रहा है क्या भला। बन्ना बोली, हाँ दीदू। क्यों, क्या हुआ। अरे यार मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है। कब से ट्राई कर रही हूँ सजना को फ़ोन लगाने की, लेकिन नहीं हो रहा। उसके भी सेम प्रॉब्लम है शायद। फिर कुछ सोचने का नाटक करते हुए, अरे हाँ कल रात बिना का कॉल आया था ना तेरे फ़ोन पर। बंदा अपने गेम में मस्त थी, बोली, कौन विनय, किसका कॉल आया था मेरे फ़ोन पर। अरे कल रात को तेरे फ़ोन पर फ़ोन किया था ना कॉल विनय ने, वो संजना का भाई। यह सुनते ही बन्ना का ध्यान गेम से हटकर डाइवर्ट हो गया और वो स्तुति की तरफ देखने लगी। स्तुति ने इशारे से पूछा तो बन्ना ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, लेकिन आपको उससे क्यों बात करनी है। मेरा मतलब है वो नंबर मैंने सेव नहीं किया था ना, इसलिए पता नहीं अब होगा कि नहीं। अरे होगा ना, दे मैं देखती हूँ। कहते उसने बन्ना के हाथ से फ़ोन लिया और बिना का नंबर आसानी से मिल गया उसे, क्योंकि रात का एक ही कॉल था तो जाहिर सी बात थी कि उसी का था। उसने वो नंबर अपने फ़ोन में सेंड कर लिया और फिर जानबूझकर बोली, चल अभी रहने देती हूँ, वो बेचारी शायद बिजी होगी, इसलिए बाद में ट्राई कर लूँगी। लेकिन तू ना ये विनय का नंबर सेव कर ले, कभी ज़रूरत पड़ सकती है ना, इसलिए। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई और बंदा अपने फ़ोन की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। वो बोली, ये मैंने क्यों नहीं सोचा भला। अब फ़ोन आया है तो नंबर सेव करने में क्या जाता है भला। हो सकता है कभी ज़रूरत पड़ भी जाए। इतना कहकर उसने मुस्कुराते हुए बिना का नंबर सेव कर लिया और कितनी ही देर तक फ़ोन की स्क्रीन को देखती रही, मुस्कुराते हुए। उसे वो पल याद आने लगा जब उसने विनय से बात की थी। वो सोचते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वो बोली, ये सब क्या है। मुझे ऐसी फीलिंग्स क्यों आ रही है भला। क्यों, क्यों मैं ना चाहते हुए भी उसी के बारे में सोचे जा रही हूँ, जिससे मैं अभी मिली भी नहीं, उसे देखा तक नहीं, और उसके बारे में सोचते ही ये पेट में गुदगुदी क्यों हो रही है। वो खुद से ही सवाल जवाब किए जा रही थी, क्योंकि उसे इस एहसास की समझ नहीं आ रही थी। वही स्तुति जल्दी से रूम में गई और बिना के फ़ोन पर कॉल किया। बिना ने उठाया तो स्तुति बोली, हेलो विनय। विनय हैरानी से बोला, कौन है आप।
तो स्तुति ने अपने बारे में बताया तो विनय जल्दी से बोला, जी जी भाभी जी। इतना कहते ही वो एकदम से चुप हो गया तो स्तुति बोली, कोई बात नहीं, आप आगे बोलिए। विनय बोला, क्या हुआ है, सब ठीक है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। आपके पास मुझसे नाराज हो गए हैं और वो अब मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। फोन भी बंद आ रहा है, इसलिए आप इनसे बात करवा दीजिए प्लीज। अरे, आप प्लीज क्यों कह रही हैं मुझे? अभी करवाता हूँ बात। इतना कहते हुए वो फोन को श्लोक के पास लेकर रूम में गया, जहाँ श्लोक आंखें बंद करके बैठ की हेडबोर्ड से टेक लगाकर बैठा हुआ था। विनय ने जाकर फोन आगे करते हुए कहा, बॉस बात कर लीजिए। श्लोक ने आंखें खोली और एक नज़र फोन की तरफ देखते हुए फिर विनय से बोला, कौन है वो? हाँ वो। विनय खुलकर बोल नहीं पा रहा था तो श्लोक बोला, क्या ये वो भा लगा रखा है, साफ साफ बोलना कौन है? विनय ने फोन स्पीकर पर कर दिया और बोला, आप खुद ही बता दो प्लीज इन्हें। इतना कहकर वो फोन पास में रखकर चला गया और स्तुति बोली, मैं बोल रही हूँ स्तुति, आपका फोन क्यों नहीं लग रहा है? उसकी आवाज़ सुनकर श्लोक ने फोन को जल्दी से उठाया और स्पीकर बंद करके कान को लगाकर बोला, वो मेरा फोन बंद हो गया है। झूठ मत बोलिए मुझसे, जानती हूँ आपने तोड़ दिया है फोन, इसीलिए नहीं लग रहा है। लेकिन क्यों तोड़ा आपने फोन? कब से ट्राई कर रही हूँ आपसे बात करने के लिए। श्लोक गुस्से में बोला, अच्छा क्या करना है मुझसे बात करके? तुम तो मुझसे अलग होना चाहती हो ना, दूर जाना है ना तुम्हें मुझसे, तो फिर रहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें मेरे होने या ना होने से? स्तुति उदास होते हुए बोली, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? मैंने जो भी कहा वो दिल से नहीं कहा, बस हालात को देखते हुए मुझे जो सही लगा वही कहा बस। क्योंकि मैं बहुत कुछ देखकर और सोचकर बोल रही हूँ। आप समझने की कोशिश कीजिए ना। मुझे कुछ नहीं समझना, ये बात तुम समझ लो अच्छे से। क्योंकि मेरी समझ में सिर्फ एक बात आती है और वो ये कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, बेहिसाब, बेमतलब, बेपनाह। इसलिए मुझसे दूर जाने के अलावा कोई बात सुन सकता हूँ तुम्हारे मुँह से। अंजाम जो भी होगा मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, हर हाल में। उसकी बातें सुनकर स्तुति को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। श्लोक उसे खुद से दूर अब जाने नहीं देगा, ये बात वो अच्छे से समझ पा रही थी उसकी बातों की इंटेंसिटी से। लेकिन जितना श्लोक के मन में स्तुति के लिए प्यार बढ़ रहा था, स्तुति के मन में उतना ही डर भी बढ़ रहा था। श्लोक स्तुति की चुप्पी तोड़ने के लिए खुद ही बोल पड़ा, सुनाई दे रहा है ना जो मैंने अभी कहा? स्तुति एकदम से बोली, जी सुन रही हूँ। हाँ, दैट्स लाइक माई गुड गर्ल। और हाँ, फिल्म देखने जा तो रही हो उसके साथ, लेकिन याद रखना उससे दूर रहना। मैं तुम्हारी सेफ्टी के मामले में किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता जान, उस मोक्ष पर भी नहीं। अरे, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मोक्ष कभी मुझे अनजाने में भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप ज़्यादा सोच रहे हैं, इतनी चिंता मत किया कीजिए। मैं ठीक हूँ। तुम्हें ठीक रहना है जान, रहना पड़ेगा मेरे लिए, हमारे लिए, हमारे प्यार के लिए। तुम्हें आज तक भी आई ना तो सब कुछ तबाह करने की हिम्मत रखता हूँ मैं। अभी मेरा जुनून देखा ही कहाँ है तुमने? तुम्हारी परछाई तक को कोई छू नहीं सकता मेरे रहते, तो नुकसान पहुंचाने की बात तो बहुत दूर रही। खैर, मुझे बातों में उलझाकर ये मत समझना है कि मैं मुद्दे की बात भूल गया हूँ जान। मुझे याद है कि मैं क्या बात कर रहा था, इसलिए मेरी बात को समझो और सिर्फ साथ जाना, ताकि पता चले कि वो क्या सोच रहा है इस वक्त। जान, अगर ये डॉक्टर मुझे डिस्चार्ज कर देते तो मैं भी आता तुम्हारे साथ, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि एक दिन और रहना पड़ेगा यहाँ, और मैं जानता हूँ कि ये छुट्टी न देने को तुमने ही कहा है ना? स्तुति कुछ नहीं बोली तो श्लोक बोला, जताती भले ही कम हो जान, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो। चलो अब मैं रखता हूँ, और तुम जान अपना ध्यान रखना। ठीक है, आप भी अपना ध्यान रखना और दवाई ले लेना टाइम से। इतना कहकर स्तुति ने भी फोन काट दिया और स्तुति मोक्ष के बारे में सोचने लगी। शाम हुई और मोक्ष आ गया स्तुति को लेने। स्तुति भी तैयार हो चुकी थी और दोनों निकल गए थिएटर के लिए। मोक्ष बहुत रिलैक्स लग रहा था। उसने म्यूजिक प्लेयर पर गाना लगा दिया और गाड़ी चलाते हुए मुस्कुराने लगा। स्तुति उसके चेहरे को गौर से देख रही थी। मोक्ष गाड़ी चलाते हुए ही बोला,
ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे पहली बार देख रही हो मुझे? स्तुति उसकी बात से झेप गई और सामने देखते हुए बोली, अरे ऐसा नहीं है, मैं तो बस यूं ही। क्या यूं ही? कहीं प्यार तो नहीं हो गया मुझसे? इतना कहकर वो हंसने लगा और स्तुति भी जबरदस्ती का मुस्कुरा दी। थोड़ी देर में वो लोग एक जगह पहुंचे जो कि एक छोटी सी वेली थी। मोक्ष ने गाड़ी रोकी और बाहर आ गया। स्तुति हैरानी से इधर उधर देखने लगी तो मोक्ष खिड़की से झांकते हुए बोला, बाहर आओ स्तुति। स्तुति बाहर आई और उसके कुछ कहने से पहले ही मोक्ष बोल पड़ा, क्या देख रही हो? यही कि हम लोग थिएटर क्यों नहीं गए? हम तो फिल्म देखने जाने वाले थे, है ना? यही सोच रही हो ना? एक्चुअली हम फिल्म देखने जाने वाले थे ही नहीं, हम यहीं आने वाले थे। उसकी बात सुनकर स्तुति हैरानी से उसे देखने लगी तो मोक्ष आगे बोला, हाँ स्तुति, हम यहाँ आने वाले थे क्योंकि मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी जो हम कहीं और नहीं कर सकते थे। स्तुति बोली, ऐसी कौन सी बात है मोक्ष जो हम कहीं और नहीं कर सकते थे? हमारे बारे में, तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में और साथ में श्लोक के बारे में। श्लोक का नाम मोक्ष के मुंह से सुनकर स्तुति और भी हैरान हुई तो मोक्ष बोला, इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं पूरे होशो हवास में हूँ स्तुति, और मैं तुमसे इसी बारे में बात करना चाहता हूँ। स्तुति पीछे मुड़ते हुए बोली, इसमें डिस्कशन करने जैसा कुछ है ही नहीं मोक्ष। सबको पता है कि हमारी शादी होने वाली है, तो अब और क्या बात बाकी है? मोक्ष उसके सामने आ गया और बोला, क्या सच में इसमें बात करने जैसा कुछ नहीं है? क्या सच में तुम खुश हो इससे? किससे? स्तुति ने पूछा तो मोक्ष बोला, मुझसे, शादी से। क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी खुश रह पाओगी? बोलो। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है मोक्ष। अगर यही सब बात करनी है तो हम घर ही वापस चलते हैं। इतना कहकर वो गाड़ी की तरफ जाने लगी कि तभी मोक्ष ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोला, यह मत कहो कि इन बातों का कोई मतलब नहीं है, बल्कि यह कहो कि तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहती। ये कहो कि तुम इन बातों से भागना चाहती हो। स्तुति थोड़ा अब खींचते हुए बोली, तो बात करने से भी क्या होगा मोक्ष? क्या हो जाएगा? सच नहीं बदलने वाला मोक्ष। ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। मोक्ष उसके सामने आकर बोला, कौन सा सच स्तुति? ये सच कि तुम्हारी और मेरी शादी होने वाली है, या फिर यह सच कि तुम मुझसे नहीं बल्कि इस लोग से प्यार करती हो? यह बात सुनकर स्तुति को समझ नहीं आया कि वो क्या रिएक्ट करे, तो उसने नजरें झुका ली। मोक्ष बोला, ऐसे नजरें झुका लेने से तुम खुद से भाग सकती हो, लेकिन सच्चाई से नहीं। मोक्ष प्लीज, मेरे लिए मुश्किलें और मत बढ़ाओ। बड़ी मुश्किल से खुद को समझा पाई हूँ मैं। अब ये सब मत करो मेरे साथ प्लीज। अच्छा, और जो तुमने किया मेरे साथ वो क्या? मैंने क्या किया? तुमने वो प्यार किसी और को दे दिया जिस पर सिर्फ मेरा हक होना चाहिए था। तुम्हारे दिल में जो जगह मेरी होनी चाहिए थी वो तुमने किसी और को दे दी। कभी सोचा है ये सोचकर मुझ पर क्या बीती होगी? कैसे समझाता होऊंगा मैं खुद को? कैसे संभाल पाता हूँ मैं खुद को? ये कहते हुए उसका गला भर आया था, जो कि उसकी आवाज की कंपन से साफ पता चल रहा था। स्तुति को भी उसकी आवाज का दर्द उससे छुपा नहीं था। वो बोली, मोक्ष प्लीज, मैंने कभी तुम्हें तकलीफ देने का सपने में भी नहीं सोचा। ट्रस्ट मी, जो कुछ भी हुआ वो सब पता नहीं क्यों हुआ। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैं तुमसे तुम्हारा कोई हक या कोई खुशी छीनना नहीं चाहती कभी। हाँ, मैं मानती हूँ कि इन सब में सबसे ज़्यादा सफ़र तुम्हें ही करना पड़ा है, लेकिन यकीन करो, मैं कभी तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती। इसलिए हमारी शादी होगी। और श्लोक का क्या? क्या उसके बिना रह पाओगी तुम? क्या वो प्यार मुझे दे पाओगी जो तुम्हारे दिल में उसके लिए है? स्तुति कुछ नहीं बोली तो मोक्ष बोला, नहीं दे पाओगी, कभी नहीं दे पाओगी। जानता हूँ। तो बताओ, ऐसे मुझसे शादी करके क्या करोगी तुम? जबरदस्ती का रिश्ता जोड़ने से क्या फायदा है स्तुति? क्या फायदा है ऐसी रस्मों और कस्मों में खुद को बांधने का जिन्हें हम कभी निभा ना पाए? तुम कहना क्या चाहते हो मोक्ष? यही कि ये शादी हम नहीं करेंगे, तोड़ देंगे ये रिश्ता हम। मोक्ष के मुंह से ये सुनकर स्तुति के पैरों तले जमीनी जैसे खिसक गई हो। मोक्ष की बात से स्तुति हैरान रह गई
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मोक्ष ये सब कह रहा है। वो बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो मोक्ष? हाँ सही तो कह रहा हूं ना मैं स्तुति। क्या ही फायदा ऐसे रिश्ते में बंधने का जब जिसमें पहले जैसा कुछ रहा ही ना हो। ऐसा जबरदस्ती का रिश्ता बनाने और निभाने से तो अच्छा यही है ना कि हम उसे तोड़ दें। लेकिन मैंने यही डिसाइड किया है कि हम ये रिश्ता तोड़ देंगे ताकि तुम्हें भी प्रॉब्लम ना हो और किसी और को भी नहीं। ये सब मोक्ष ने स्तुति की तरफ पीट करके बोला और फिर उसकी तरफ चेहरा किया और उसके ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, जानती हो स्तुति, तुमसे शादी करने का सपना कब से सजाए बैठा था मैं। उसी दिन से जिस दिन पहली बार कॉलेज में तुमसे मिला था। पहली मुलाकात में ही किसी के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखने लग जाना कोई आम बात नहीं होती है ना स्तुति। मैंने हमेशा से तुम्हारे साथ एक सपनों से भरी दुनिया वाली जिंदगी जीने के ख्वाब देखे हैं। हमेशा जब भी किसी कपल को साथ में देखा है तो उनमें तुम्हें और खुद को इमेजिन किया है स्तुति। लेकिन कभी ये सोचा ही नहीं था कि हर सपना पूरा होने के लिए नहीं होता है। कुछ बिखरने के लिए भी होते हैं, कुछ उम्मीदें टूटने के लिए ही होती हैं। लेकिन अभी समझ चुका हूँ कि तुम्हारी खुशी मेरे साथ नहीं है और मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ कभी तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा दिल और दिमाग मेरे पास होगा ही नहीं। खैर ये सब छोड़ो। वो इतना बोल पाया था कि उसकी आवाज़ अब भारी होने लगी थी और साथ में कांपने भी लगी थी, जो कि स्तुति साफ साफ महसूस कर पा रही थी। इसलिए वो आगे बढ़ी और मोक्ष का हाथ पकड़कर बोली, बस करो मोक्ष प्लीज, ऐसा मत कहो। मैं जानती हूँ मेरी वजह से तुम बहुत हर्ट हुए हो, पर ट्रस्ट मी, मैंने कभी तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं चाहा। जो भी हुआ वो सब बस, जानता हूँ कि जो भी हुआ उस पर किसी का बस नहीं था। जैसे हम किसी को खुद से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते ना, वैसे ही हम खुद को किसी से प्यार करने से रोक भी नहीं सकते। जैसे कि तुम श्लोक को और मैं तुम्हें। जानता हूँ बहुत मुश्किल होता है उस इंसान के बिना रहने का सोचना भी, जिसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे हों, जो दिल में बसा हो। वो अगर आपके सामने ना हो तो कैसा लगता है मैं जानता हूँ। ठीक वैसा ही तुम्हें भी श्लोक के लिए लगता होगा ना। वो ये सब बहुत ही भारी गले से बोल रहा था। वो आगे बोला, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरी तरह जियो, अपने प्यार से अलग होकर। पर हाँ, एक बात तो है, अगर मुझे पहले पता होता ना कि ये सब होने वाला है तो मैं कभी इतना टाइम होने नहीं देता हमारी शादी के लिए। कब का शादी करके ले गया होता अपने पास। लेकिन सही कहा है किसी ने, कभी भी किसी चीज़ का अपमान नहीं करना चाहिए। जैसे मुझे था इस बात का घमंड कि तुम तो आज भी मेरी हो और कल भी मेरी ही होगी, इसीलिए इतना बेफिक्र रहता था। लेकिन देखो, आज मेरा अभिमान टूट गया। आज तुम मेरे साथ तो हो पर मेरे पास नहीं हो, आंखों के सामने हो पर मेरी नहीं हो। स्तुति की आंखों से भी आंसू आने लगे थे मोक्ष की बातें सुनकर। वो बोली, मत करो मोक्ष प्लीज, मैं तुम्हें दुखी करके कभी खुश नहीं रह सकती। इसलिए हम शादी करेंगे और मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे साथ शादी करके उसे पूरे दिल से निभाऊंगी भी। मैं अपनी खुशी के खातिर तुम्हारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। इसलिए ऐसा भूल जाओ, हम एक नई शुरुआत करते हैं ना, साथ मिलकर। मोक्ष अपने आंसू पोंछकर उसके चेहरे को हाथों में थामते हुए बोला, चिंता मत करो स्तुति, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं जी लूंगा। तुम मेरे पास नहीं होगी लेकिन खुश तो होगी, तो मैं इस सुकून के साथ जी लूंगा। लेकिन अगर तुम मेरे साथ भी होगी लेकिन खुश नहीं रह पाई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे साथ से ज्यादा जरूरी मेरे लिए तुम्हारी खुशी है। इसलिए अब नो मोर बहस ऑन दिस टॉपिक। इतना कहते उसने मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, अब तुम घर वालों की फिक्र मत करो, उन सबको मैं समझा दूंगा और संभाल भी लूंगा। तुमसे बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए, इसलिए अब चलो यहाँ से। और हाँ, ऐसा नहीं है कि हम दोस्त नहीं रहेंगे, हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। और ये बात अपने उस श्लोक को भी बता देना कि इस रिश्ते के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया मैंने, लेकिन हमारी दोस्ती वाले रिश्ते के बीच में कोई भी नहीं आ सकता है, समझी। स्तुति ने भी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए हाँ में गर्दन हिला दी।
तो मोक्ष ने उसे हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। स्तुति को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जो भी हो रहा है वो सच है या कोई छलावा है या फिर कोई सपना। वो अपनी सोच में गुम थी कि तब तक मोक्ष ने गाड़ी स्तुति के घर के सामने लाकर खड़ी कर दी और बोला, चलो स्तुति, घर पहुंच गए हम। तभी स्तुति अपनी सोच से वापस आई और हड़बड़ी में गाड़ी से उतरी और बोली, तुम अंदर नहीं आओगे? वो मुझे घर पहुंचना है। एक्चुअली मेरी आज बहुत ज़रूरी ऑनलाइन मीटिंग है, तो टाइम होने वाला है, इसलिए तुम घर जाओ आराम से। स्तुति ने आमे से रिलाया और आगे बढ़ गई और मोक्ष ने भी जल्दी से गाड़ी भगा दी। स्तुति यूं ही ख्यालों में गुम सी अपने रूम में चल दी। उसके कानों में मोक्ष के कहे हुए शब्द गूंजे जा रहे थे। वो रूम में गई और अपनी फेवरेट जगह अपनी बालकनी में चली गई और चांद की तरफ निहारने लगी। वो मोक्ष की बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी बस। वहीं मोक्ष ने घर पहुंचकर फिर से खुद को रूम में बंद कर लिया था। स्तुति यूं ही सोचते सोचते बस सो गई। सुबह आँख खुली और भाई अपनी दिनचर्या के हिसाब से सब चला था। दोपहर के टाइम उसका फ़ोन बजा, उसने उठाया तो कोई उधर से कुछ बोला। स्तुति बोली, आप हैं कौन? उसने उसे कुछ बोला और फ़ोन काट दिया। स्तुति फ़ोन की तरफ हैरानी से देखने लगी और कुछ सोचने लगी। स्तुति फ़ोन कॉल के बाद कुछ परेशान हो गई। वो हॉल में गई और सोफा पर बैठकर गहरी सोच में डूब गई। वो समझने की कोशिश कर रही थी जो अभी हुआ कि तभी आकर उसकी माँ उसके पास बैठ गई और बोली, क्या बात है बेटा, तुम ऐसे परेशान क्यों लग रही हो? कुछ बात है क्या? मुझे बताओ, अगर कोई परेशानी है तो। वो मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, अरे नहीं मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस ये सोच रही थी कि टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है ना। मतलब अभी ऐसा लगता है जैसे हम कल ही तो छोटे छोटे से थे ना, और अभी देखो एकदम से बड़े हो गए। उसकी मम्मा उसके पास आई और उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, सही कहा तूने। मुझे भी यकीन नहीं होता कभी कभी कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि अब उसकी शादी का टाइम भी आ गया है। इतना कहते ही उनका गला भारी हो गया था और आंखों से आंसू आने लगे थे। स्तुति जल्दी से उनके गले से लग गई क्योंकि वो भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। दोनों माँ बेटी इस वक्त आंसुओं से भरी आंखों से पुराने बीते वक्त को याद कर रही थी। थोड़ी देर बाद बंधु आई और उन दोनों को चुप करवाया और बोली, बस करो आप दोनों माँ बेटी, अभी शादी आज ही थोड़ी है जो दोनों गंगा जमुना सरस्वती बहाए जा रही हैं। कुछ विदाई के लिए भी छोड़ दो। दोनों उसकी बात सुनकर अलग हुई और एक दूसरे के आंसू पोंछने लगी। वंदना के थोड़ा हंसी मजाक करने पर उनका मूड ठीक हो गया और उनकी मम्मी थोड़ी देर बाद कुछ अपने काम के लिए चली गई और वंदना भी अपने किसी काम से चली गई, लेकिन स्तुति का मूड ठीक करके। उनके जाने के बाद स्तुति फिर से उसी सोच में गुम हो गई। उसने घड़ी पर टाइम देखा तो अभी शाम के 5 बज चुके थे और उसे कुछ याद आ गया और वो जल्दी से उठी और अपनी स्कूटी लेकर जाने के लिए तैयार हो गई और वंदना से कह गई कि वो किसी काम से जा रही है और वो मम्मी को भी बता दे। थोड़ी देर बाद वो फिर उसी वैली पर पहुंच गई जहां वो कल मोक्ष से मिली थी। वो वहां आकर स्कूटी को साइड में लगाकर खड़ी हो गई और इधर उधर देखने लगी जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। थोड़ी देर बाद उसे कोई नजर आया। ये शायद वही शख्स था जिसका फोन आया था स्तुति को। स्तुति के करीब जैसे ही वो इंसान पहुंचा तो स्तुति हैरान और हकी बकी रह गई। वो बोली, आप? हाँ मैं, क्यों हैरान रह गई? लगता है मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, है ना? लेकिन वो क्या है ना कि इस दुनिया में हमेशा वही चीज़ होती है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की होती हैं। इसलिए देखा ना, तुम्हें एक सरप्राइज दे दिया मैंने यहाँ आकर, है ना? स्तुति बोली, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है कि ये आप ही हैं। यकीन कर लो बेटा, ये मैं ही हूँ और मैंने ही तुम्हें फ़ोन किया था। लेकिन आप क्यों ये सब, मतलब? वो, हाँ बोलो। नहीं आ रही है ना कोई बात कुछ बोलने के लिए, है ना? नहीं है ना तुम्हारे पास? और होगा भी कैसे? बोलने के लिए तुमने कुछ छोड़ा ही कहाँ है? मेरे बेटे की हालत देखी है तुमने? नहीं, तुम भला क्यों देखने लगी उसकी हालत? तुम्हें उससे कोई मतलब थोड़ी ना है। तुम्हें तो किसी और से मतलब है ना, जिसके लिए पूरी रात हॉस्पिटल में रही थी, है ना? स्तुति ये बात सुनकर बहुत हैरान हुई और कुछ बोलती उससे पहले ही सामने वाला शख्स फिर से बोल पड़ा, क्यों? यकीन नहीं हो रहा कि मुझे कैसे पता लगा?
मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें हॉस्पिटल में उस लड़के से गले मिलते हुए और उससे कहते हुए, छी, मुझसे तो बोलना भी नहीं हो रहा है वो सब। तुम मेरे बेटे की पीठ पीछे ये सब गुल खिला रही थी किसी गैर मर्द के करीब। फिर मुझे याद आया कि मैंने शायद उसे कहीं तो देखा है। अरे हाँ, वही है ना जो तुम्हारी और मोक्ष की सगाई में आ गया था और तमाशा किया था तुम्हारे लिए। मतलब तब भी तुम्ही ने बुलाया होगा उसे, है ना? ये सब प्लानिंग तुमने पहले ही कर रखी थी ना, उसके साथ मिलकर हम सबकी आंखों में धूल झोंकने के लिए। और कितनी सच्ची और सीधी बनने की कोशिश कर रही थी तुम तब। अरे साफ साफ बोल देती सबके सामने कि तुझे उसके साथ जाना है, हम तुझे खुद भेज देते। लेकिन ये सब ड्रामा तो मत करती। हम सबकी इज्जत का तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी? स्तुति बोली, ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी। इतना कहते उन्होंने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और बोली, ना, यह हक तुम खो चुकी हो स्तुति, उसी पल जिस पल की मेरे बेटे को धोखा देने का सोचा भी था। स्तुति बोली, नहीं, मैंने मोक्ष को कोई धोखा नहीं दिया है, सच में। मैं तो आज भी उसी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर वो मना कर रहा है। तो और क्या करेगा वो, एक ऐसी लड़की से शादी करके जो उसकी पीठ पीछे गैर मर्दों से मिलती है? ये सब सुनकर स्तुति के कान जैसे पिघल गए हों। उसकी आंखों से आंसू आने लगे और अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर मोक्ष की मम बोली, क्यों, अब बुरा लग रहा है? ये सब तो अपनी ऐसी हरकतें करने से पहले सोचना चाहिए था ना। और रोना तो तब होना जब मैं कुछ गलत कह रही हूँ। कह तो सच ही रही हूँ ना। आंटी, मेरी बात तो सुनिए। हालात के चलते हुए सब कुछ हुआ है। आप एक बार समझने की कोशिश करेंगी तो आपको सब समझ आ जाएगा। मुझे कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। समझने की ज़रूरत तुम्हें है स्तुति, कि तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारे पापा का जब काम खत्म हो चुका था, तुम लोगों की आर्थिक हालत बद से बदतर हो गई थी, तब किसने साथ दिया था तुम लोगों का? कौन तुम लोगों के लिए हर समय अवेलेबल रहता था? वो हम लोग थे स्तुति। जब तुम्हारी कॉलेज की फीस लास्ट ईयर की अटक गई थी, जिसकी वजह से तुम्हें एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जा रहा था, तो मेरा बेटा था जो तुम्हारे लिए अपना एग्ज़ाम आधा छोड़कर फीस घर से लेने आया था, ताकि तुम एग्ज़ाम दे सको। याद है या वो भी भूल गई? ये सब बातें सुनकर स्तुति कुछ समय पीछे पहुंच चुकी थी और आंखों में आंसू झरझर बहने लगे थे उनकी बातों से। मोज की मम की बातें स्तुति के दिल को छलनी कर रही थीं, लेकिन वो बेचारी इस वक्त इस हालत में नहीं थी कि उनकी बातों का जवाब दे सके, क्योंकि वो सब ठीक ही तो कह रही थी। स्तुति की फैमिली के मुश्किल हालातों में उन्होंने ही उनकी मदद की थी, लेकिन ऐसी मदद का क्या फ़ायदा जो समय आने पर एक एहसान की तरह जता दी जाए। वो आगे बोली, मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे क्या कहूँ और क्या नहीं, लेकिन मैं एक बात साफ साफ तुमसे कह देना चाहती हूँ कि अगर मेरे बेटे को तुम्हारी वजह से कोई भी परेशानी हुई तो मैं तुम्हें ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगी। मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है और मैं अपने बेटे से, ये तो तुम जानती ही हो ना। अगर उसकी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, तुमसे मिलने के बाद वो बहुत अलग बिहेवियर करने लगा है। ना किसी से बात कर रहा है, ना अच्छे से खाना खा रहा है, बस खुद को कमरे में बंद करके बैठ जाता है। हमें तो लग रहा है जैसे वो हमारे साथ घर में रह ही नहीं रहा है। और उसकी इस हालत की जिम्मेदार तुम हो स्तुति। तुम इतनी मतलबी हो सकती हो, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुम्हें अपनी बेटी ही समझा था हमेशा, और तुम ऐसे हमारी आंखों में धूल झोंक रही थी तब से। स्तुति रोते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है मम्मा, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने मोक्ष को कभी कहा ही नहीं कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी, बल्कि मैं तो हालातों को संभालने की कोशिश कर रही थी। मैं कभी आपको, मोक्ष को या अपने घर वालों को परेशान नहीं करना चाहती हूँ। मैं इतनी स्वार्थी होने का कभी सोच भी नहीं सकती। मैं तो खुद मोक्ष को समझा रही थी कि हमारी शादी से हमारे घर वालों की इज्जत और खुशियाँ दोनों जुड़ी हुई हैं। लेकिन उसके आगे वो कुछ बोलती कि उससे पहले ही मोक्ष की मम बोली, लेकिन कहानी के आगे क्या सोचा है यह अभी सोचना बाकी है। टाइम ले लो कल तक का, फिर सोच कर बता देना मुझे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई कहानी नहीं बना रही हूँ, सच कह रही हूँ। अब मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं है और ना ही मतलब है मुझे। अगर किसी चीज़ से फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ अपने बच्चे की खुशी से, और उसकी खुशी तुमसे जुड़ी हुई है, और ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो।
और मैं उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसलिए मैंने एक फैसला लिया है। कैसा? कैसा फैसला? मेरा फैसला यह है कि तुम्हारी और मोक्ष के बीच मुझे नहीं पता कि क्या बात हुई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम खुद मोक्ष के पास जाओ और उससे कहो कि तुम उससे शादी करोगी, और वो भी अपनी खुशी से। और वो चाहे कितना भी मना करे, लेकिन तुम्हें हर हालत में उसे मनाना ही है शादी के लिए। इसके लिए कुछ भी करना पड़े, वो तुम्हें देखना है। मुझे बस मेरे बच्चे के चेहरे पर वो खुशी चाहिए, किसी भी कीमत पर। स्तुति कुछ बोली नहीं, तो वो बोली, लगता है तुम मेरे फैसले से खुश नहीं हो। और मत भूलो कि सिर्फ मेरे बेटे की खुशी ही नहीं, बल्कि तुम्हारे माँ बाप की इज्जत भी तो जुड़ी है उस शादी से। पिछली बार तो हमने साथ देकर सबको चुप करवा लिया था, लेकिन इस बार हम भी वो नहीं कर पाएंगे, और ये बात तुम अच्छे से जानती हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी तो मोक्ष की खुशी ही चाहती हूँ। तो ठीक है फिर, साबित करके दिखाओ, उसे इस रिश्ते के लिए मनाओ, तभी यकीन करूंगी तुम्हारी बात का। इतना कहकर वो बिना उसकी बात सुने ही आंखों पर चश्मा लगाकर जाने लगी। 2 कदम चलकर वो मुड़ी और बोली, 24 घंटे में मुझे मेरे मोक्ष के चेहरे पर वो चमक दोबारा देखनी है। अब फैसला तुम्हें करना है, मोक्ष की खुशी और माँ बाप की इज्जत, या तुम्हारी अपनी खुशी। और गाड़ी में बैठी और चली गई, और पीछे रह गई स्तुति अपनी आंखों में आंसू लिए। वो कुछ सोचने की हालत में नहीं थी इस वक्त। उसके कानों में बहुत सी चीजें गूंज रही थीं इस वक्त। खुद को अकेला और हेल्पलेस फील कर रही थी। तभी उसका फोन बजा और उसने देखा तो स्क्रीन पर श्लोक का नाम फ्लैश हो रहा था। उसे देखते ही आंखों में आंसुओं की धारा और तेज हो गई, और उसके कानों में मोक्ष के मॉम के शब्द गूंजने लगे, जैसा पिछली बार तो हमने साथ देकर सबको चुप करवा दिया था, लेकिन इस बार हम वो भी नहीं कर पाएंगे, और ये बात तुम अच्छे से जानती हो। मैं चाहती हूँ कि तुम खुद मोक्ष के पास जाओ और उससे कहो कि तुम उससे शादी करोगी, और वो भी अपनी खुशी से। अगर मेरे बेटे को तुम्हारी वजह से कोई भी परेशानी हुई, तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ़ नहीं करूँगी। और मत भूलो कि सिर्फ मेरे बेटे की खुशी ही नहीं, बल्कि तुम्हारे माँ बाप की इज्जत भी तो जुड़ी है इस शादी से। वो वैसे ही फोन हाथ में पकड़े हुए अपने घुटनों पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। श्लोक ने कितनी बार फोन किया, लेकिन स्तुति ने नहीं उठाया। श्लोक परेशान हो गया। उसे चिंता होने लगी थी अब स्तुति की। बिना आया और श्लोक को परेशान देखकर बोला, क्या हुआ है? आप इतने टेंस क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? श्लोक बोला, पता नहीं स्तुति फोन नहीं उठा रही है। आई होप कि सब ठीक हो। आप चिंता मत कीजिए, वो ठीक ही होगी। कुछ काम कर रही होगी इसलिए फोन नहीं उठाया होगा। नहीं, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। एक घबराहट सी हो रही है, जैसे कुछ तो है, कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए। एक बेचैनी सी हो रही है। मैं जानता हूँ परेशान है पक्का। मुझे उसके पास जाना है। इतना कहते हुए वो बेड से उठने लगा, तो बिना उसे रोकते हुए बोला, अरे आप बैठिए, क्यों उठ रहे हैं? आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। बस आज का दिन है, कल आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा, फिर चले जाइएगा मिलने। श्लोक बोला, नहीं, मैं इंतजार नहीं कर सकता। मुझे जाने दो, उससे मेरी ज़रूरत है। आई कैन फील दैट। समझो मेरी बात को, मुझे जाने दो विनय प्लीज। आप समझो, आज का ही दिन है बस। अच्छा, मैं उन्हें कॉल करता हूँ, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा। मेरे पास एक और नंबर है उनके घर का, अभी करता हूँ मैं। आप रिलैक्स रहिए बस। ठीक है, तुम अभी करो और मुझे बताओ, और मेरी बात भी करवा देना हो सके तो। ठीक है। इतना कहकर विनय ने बंदना के फ़ोन पर कॉल लगाया। रिंग जा रही थी। श्लोक ने फ़ोन पकड़कर स्पीकर पर लगा दिया। तभी बंदा ने कॉल उठाया, और विनय की आवाज़ सुनकर वो हैरान और खुद साथ में हो गई। विनय ने बहाने से स्तुति के बारे में पूछा तो वो बोली, दी तो इस वक्त घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ गई है। मैं भी कॉल कर रही हूँ, लेकिन वो उठा ही नहीं रही हैं। यह सुनकर श्लोक का डर और भी बढ़ गया। श्लोक घबराते हुए विनय की तरफ देखने लगा, तो विनय फ़ोन पर बंदना से बोला, अच्छा, आपकी फ़ोन पर बात कब हुई उनसे? और तभी कहाँ थी वो? वही तो नहीं हुई ना। मेरी उनसे बात हुई ही नहीं जब से वो घर से गई हैं। कहकर गई थी कि 1 घंटे में आ जाएंगी। अभी 2 घंटे होने को हो गए, लेकिन आई ही नहीं। हम भी कब से उनका ही वेट कर रहे हैं। वो आ जाएंगी तो मैं बता दूंगी आपको, कॉल करके या फिर मैसेज करके। जी ठीक है। इतना कहते हुए विनय ने फ़ोन काट दिया और श्लोक की तरफ देखा,
जो एक गहरी सोच में पड़ा हुआ था। श्लोक एकदम से बोल पड़ा, देखा, कहा था ना मैंने, कुछ तो है। वो घर पर नहीं है तो वो कहाँ गई होगी इस वक्त? रात होने वाली है और वो अकेली है। जहाँ तक मुझे पता है वो कभी बिना किसी कारण अकेली बाहर नहीं जाएगी, और वो भी बिना किसी को बताए। जरूर वजह बहुत बड़ी होगी, लेकिन क्या? वो घर से गई तो उसने कुछ बताया भी नहीं। मुझे जानना है। कैसे पता करूं कहाँ होगी इस वक्त? फिर बेड से उठते हुए बोला, हाँ, मुझे खुद ही जाना होगा उसे ढूंढने। इतना कहते उसने अपने हाथ पर लगा हुआ पिन निकाला और बाहर की तरफ चला गया। उसके पीछे पीछे विनय भी भागते हुए गया, क्योंकि श्लोक की बॉडी में अभी भी कमजोरी थी। विनय उसके पास जाकर उसे थामते हुए बोला, बॉस, रुक जाइए आप। इतनी जल्दीबाजी मत कीजिए। सब्र से काम लीजिए। हम मिलकर ढूंढेंगे ना उन्हें। श्लोक आगे बढ़ते हुए बोला, नहीं, मुझे जाने दो विनय। पता नहीं वो किस हाल में होगी। उसे मेरी ज़रूरत है। कहते हुए वो बाहर निकल गया और गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो गाड़ी को रेस देता उससे पहले ही बिना फुर्ती दिखाते हुए गाड़ी में बैठ गया और श्लोक ने गाड़ी चला दी। श्लोक विनय से बोला, तुम क्यों आ रहे हो साथ? मैं ठीक हूँ, अपना ख्याल रख सकता हूँ। तुम जाओ प्लीज। नहीं बॉस, मुझे आपके साथ जाना है। आपकी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, इसलिए कोई रिस्क नहीं ले सकते हम। आप जहाँ जाओगे मैं आपके साथ जाऊंगा। श्लोक ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। इसलिए श्लोक ने चुप रहना ठीक समझा और अपना फोकस स्तुति को ढूंढने की तरफ लगाने का सोचा। वो सोचने लगा कि स्तुति इस वक्त कहाँ हो सकती है। साथ साथ में वो कॉन्स्टेंटली उसका फ़ोन भी ट्राई किए जा रहा था, लेकिन उसका फ़ोन बंद ही आ रहा था। और ये वजह काफ़ी थी श्लोक की टेंशन को और बढ़ाने के लिए। बिना लगातार उसे शांत रखने की कोशिश किए जा रहा था। श्लोक ने सारी जगहों पर देख लिया जहाँ स्तुति के होने के डाउट उसे हो रहा था, लेकिन स्तुति उनमें से किसी जगह पर नहीं मिली उसे। फिर अचानक से उसके मन में पता नहीं क्या आया कि उसने गाड़ी बड़े ही पॉजिटिव तरीके से चलानी शुरू कर दी। विनय भी हैरान हुआ कि एकदम से श्लोक के चेहरे के हाव भाव इतने बदल कैसे गए हैं। तभी श्लोक ने गाड़ी रोक दी और नीचे उतर गया, और विनय भी उसके पीछे पीछे उतर गया गाड़ी से। वो श्लोक से बोला, आपने गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी है बॉस? श्लोक आगे बढ़ते हुए बोला, क्योंकि यही वो जगह है, यहाँ हर उम्मीद खत्म होने के बाद भी एक उम्मीद रह जाती है। वो दोनों हाथ जोड़कर आगे बढ़ने लगा और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, और उसके पीछे पीछे विनय भी। श्लोक सीढ़ियाँ चढ़कर मंदिर के द्वार तक पहुंचा और घंटी बजाई, और सामने लगी महादेव की प्रतिमा की तरफ देखते हुए आगे बढ़ा और उनके सामने हाथ जोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया और बस उन्हें देखने लगा, बिना कुछ बोले। बिना हैरानी से उसे देख रहा था कि ये कुछ बोल भी नहीं रहा। कुछ देर बाद उसे श्लोक की आंखों में नमी दिखाई दी, और फिर वो नमी आंसू बनकर उसके गालों पर फिसल गई। श्लोक अपने घुटनों के बल बैठ गया, यूं ही हाथ जोड़े हुए। विनय ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आसपास लोग भी श्लोक की तरफ देख रहे थे। श्लोक अपने मन में बोला, जानता हूँ आप हैरान होंगे ना कि आज मुझे क्या जरूरत पड़ गई आपके सामने हाथ जोड़ने की और आपके दरबार तक आने की। आज श्लोक उपाध्याय को उसका प्यार यहाँ तक ले आया है, जो श्लोक आपके दरबार पर तब भी नहीं आया था जब उसके पास खाने के लिए खाना और रहने के लिए छत नहीं थी। तभी उसे ये जरूरी नहीं लगा था कि आपसे मदद मांगे। तभी वो अपने गुरूर में ही रहा। लेकिन आज उसे सच में आपसे मदद चाहिए। हाँ, आज आपके सामने सर झुकाकर अपनी स्तुति की सलामती की भीख मांगने आया हूँ। मुझे पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ है इस वक्त। हर उस जगह पर देख लिया जहाँ उसके होने के चांसेस थे, लेकिन वो नहीं मिली। अब पता नहीं चल रहा है, ऊपर से दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। मैं क्या करूँ? प्लीज़ मुझे कोई हिंट दे दीजिए, ताकि मुझे थोड़ी आसानी हो उसे ढूंढने में। तभी विनय, जो कि लगातार बाहर जाकर स्तुति का फ़ोन ट्राई कर रहा था, वो एकदम से आया और श्लोक से बोला, बॉस, फोन लग गया है भाभी का। इतना सुनते ही श्लोक की आंखें बंद हो गईं और फिर एकदम से खुल गईं, और वो उठकर बोला, क्या सच में? हाँ, ये देखिए, रिंग जा रही है। तभी श्लोक ने फोन हाथ में पकड़ा और कान से लगाया, तो सच में रिंग जा रही थी, लेकिन स्तुति उठा नहीं रही थी। वो जल्दी से विनय से बोला, तुम जल्दी से रोमियो को फोन करो,
और स्तुति का फ़ोन ट्रैक करने के लिए बोलो फौरन। बिना ने सर हाँ में हिलाया और अपने फ़ोन से रोमियो को फ़ोन किया। मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि रोमियो का फ़ोन आ गया। उसने लोकेशन उस बेली की बताई। श्लोक ने महादेव के सामने हाथ जोड़े और बोला, थैंक यू, अभी बस इतना ही कह सकता हूँ, बाकी बाद में। टाइम नहीं है ना। इतना कहते हुए वो वहां से निकला और बिना देरी किए गाड़ी फुल स्पीड में भगा दी। थोड़ी देर में ही वो वहां पहुंच गए और श्लोक जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और भागते हुए इधर उधर स्तुति को ढूंढने लगा और आवाज भी लगाने लगा साथ में। तभी विनय ने एक तरफ किसी का दुपट्टा देखा और श्लोक को बताया। श्लोक उस तरफ भागते हुए गया तो देखा कि एक बड़े से पत्थर के पीछे स्तुति बैठी हुई है और बस एक तरफ देखे जा रही है बिना पलके झपकाए। आंखें आंसुओं से भीगकर सूख चुकी थी। वो उसे ऐसे देखकर बहुत परेशान हो गया। ऊपर से ठंड भी होने लगी थी। अंधेरा हो ही चुका था। वो धीरे से उसके पास जाने लगा। श्लोक स्तुति के पास गया और उसके सामने बैठ गया। उसने उसके चेहरे को प्यार से हाथों में थामा और बोला, स्तुति, यहाँ क्या कर रही हो? स्तुति उसकी आवाज से अचानक होश में आई और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो झट से रोते हुए उसके गले से लग गई। श्लोक ने भी उसे अपनी बाहों में कसकर थाम लिया। उसकी आंखों में भी नमी थी। कुछ देर स्तुति यूं ही श्लोक के सीने पर सर रखकर आंखें बंद किए हुए थी। फिर जब उसे होश आया तो मोस की माँ की बातें उसके कानों में फिर से गूंजने लगीं। उसने आंखें खोली तो उसे एहसास हुआ कि वो इस वक्त श्लोक की बाहों में है। वो एकदम से उससे दूर हुई और खड़ी हो गई और उससे कुछ कदम दूर हो गई। श्लोक को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। स्तुति के इस रिएक्शन से वो अचंभित हो गया। वो उठा और बोला, क्या हुआ स्तुति? तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो अचानक से, जैसे मैं कोई अजनबी हूँ? स्तुति उससे दूर होते हुए बोली, प्लीज मुझसे दूर रहिए, मेरे पास मत आइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। श्लोक हैरानी से बोला, क्या हुआ है स्तुति तुम्हें? क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? कुछ बताओ तो। मुझे डर लग रहा है, प्लीज। स्तुति मुड़कर बिना उसकी बात का जवाब दिए जाने लगी तो श्लोक ने जल्दी से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ मोड़ा और तभी उसके कुछ बोलने या रिएक्ट करने से पहले ही स्तुति श्लोक की बाहों में झूल गई। श्लोक ने उसे संभाला और उसे जगाने की कोशिश करने लगा। वो जल्दी से उसे उठाकर अपनी गाड़ी में ले गया और सीट पर उसे लेटा दिया और चेहरे पर पानी की बूंदें डाली तो स्तुति ने धीरे से आंखें खोली और श्लोक की तरफ नजर गई और वो एकदम से उठकर बैठ गई। वो श्लोक से नजर चुराने की कोशिश कर रही थी। जो बात श्लोक आसानी से समझ चुका था, उसने उसके चेहरे को प्यार से हाथों में थामा और बोला, जब जानती हो कि नहीं कर सकती तो क्यों कोशिश करती हो मेरे सामने नाटक करने की? स्तुति ने नजरें झुका ली तो श्लोक बोला, बस करो जान, खुद के साथ साथ मुझे भी तकलीफ दे रही हो ऐसा करके, ये जानती हो ना? अच्छा मेरी तरफ देखो और मुझे बताओ कि क्या हुआ है। आई प्रॉमिस कि मैं पूरा जी जान लगा दूंगा, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर दूंगा। वादा करता हूँ। तुम बस मुझे बताओ एक बार कि ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से तुम्हारी आंखों में ये आंसू आए हैं। मैं नहीं देख सकता तुम्हें इस तरह से। प्लीज़, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। प्लीज़ जान, बताओ मुझे क्या है तुम्हारी परेशानी का कारण। स्तुति के दिमाग में पता नहीं क्या आया कि उसने श्लोक के हाथों को झटकते हुए कहा, वजह जाननी है ना आपको तो सुनिए। चिल्लाते हुए, आप है वजह मेरे इन आंसुओं की, आप है वजह मेरी परेशानी की, आपकी वजह से ही हो रही है ये सब। आप नहीं होते तो आज ये सब होता ही नहीं। सब सही होता, सब पहले जैसा होता। आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह आप हैं, सिर्फ आप, सिर्फ आप। वो रोते हुए बोले जा रही थी और श्लोक बस हक्का बक्का सा उसकी तरफ एकटक देखे जा रहा था, जैसे यकीन करने की कोशिश कर रहा हो कि जो लड़की इस वक्त उसके सामने है, जो ये इतने कठोर शब्द बोल रही है, वो उसकी स्तुति ही है या कोई और है। स्तुति आगे बोली, आप चले जाइए यहाँ से, बल्कि यहाँ से ही नहीं, मेरी जिंदगी से भी चले जाइए। हम सभी की जिंदगी से चले जाइए, फिर सब ठीक हो जाएगा। हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, आप चले जाइए, प्लीज चले जाइए। वो रोते हुए बोले जा रही थी। श्लोक की आंखों से नमी झलकने लगी थी
अपनी स्तुति के मुंह से अपने लिए इतने कड़वे शब्द सुनकर। यह सुनकर कि वो उसके आंसुओं की वजह है, वो सुनसा पड़ गया था। विनय ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो होश में आया और स्तुति की तरफ देखा, जो वैसे ही हाथ जोड़े अपनी आंखों पर रखकर बैठी हुई थी। श्लोक उसके पास गया, उसके चेहरे को प्यार से थामा और उसकी आंखों पर बारी बारी से अपने होठ रख दिए। स्तुति उसकी इस हरकत से अचंभित रह गई। श्लोक बोला, मुझे नहीं पता जान कि तुम्हारे इस बदले रूप का कारण क्या है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी आंखों में आंसू मुझे गवारा नहीं है, और अगर इन आंसुओं की वजह मैं हूँ तो वादा करता हूँ कि खुद को भी उतनी ही तकलीफ दूंगा जितनी कि तुम्हें मेरी वजह से हुई है। उसकी ये बात सुनकर स्तुति हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी, क्योंकि श्लोक की आंखों में उसे सच्चाई दिखाई दे रही थी। वो आगे बोला, शायद शब्दों में बताना मुमकिन नहीं है कि कितना प्यार करता हूँ तुमसे, लेकिन करके दिखाऊंगा तुम्हें। तुम चाहती हो ना कि मैं चला जाऊं तुमसे दूर, तो ठीक है, चला जाऊंगा। कभी नहीं आऊंगा तुम्हारे सामने तुम्हें तकलीफ देने, लेकिन तुमसे दूर रहने की, तुम्हारे बिना जीने की, खुद को हर पल एक नई सजा दूंगा। तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करूंगा। तुम्हारे लिए जीना तो आता है, लेकिन तुम्हारे बिना जीना नहीं आता है। इसलिए खुद को तुम्हारे आसपास तो रखूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि तुम्हारे सामने आकर तुम्हारी खुशी के बीच में ना आऊं। लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम्हें किसी की भी वजह से जरा सी भी तकलीफ हुई है, तो तुम्हारे सर की कसम उसे जिंदा जला डालूंगा। इस श्लोक उपाध्याय का तुम्हारे लिए पागलपन अभी देखा नहीं है तुमने, इसलिए ध्यान रखना कि मुझे पता न लगे। बाकी तुम्हारे साथ आबाद होना चाहता था, लेकिन अब तुम्हारे लिए बर्बाद करूंगा खुद को। तुम देखोगे कि मोहब्बत में इंसान कैसे तबाह होता है। पहले ही कहा था मैंने कि अब खुद से दूर करना तो जरा सोच समझ कर करना। खैर, आंखों में आंसू लिए उसके माथे को चूमते हुए, अब कम से कम घर छोड़ने की इजाजत तो दो, आखिरी बार। इतना कहकर उसने उसके बालों की लटों को कान के पीछे किया तो स्तुति ने आम में सिर हिलाया। तो श्लोक ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और दूसरी तरफ जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। पीछे विनय बैठ गया और श्लोक ने आगे देखते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। स्तुति का ध्यान श्लोक पर ही था, लेकिन श्लोक ने एक बार भी स्तुति की तरफ नहीं देखा और अपना ध्यान गाड़ी चलाने में लगाया। पूरे रास्ते एक बार भी उसने स्तुति की तरफ नहीं देखा, जबकि स्तुति बार बार उसकी तरफ देखती रही। स्तुति के घर के बाहर गाड़ी रोककर वो बाहर आया और स्तुति के लिए दरवाजा खोला। स्तुति बाहर आई और श्लोक ने उसे अंदर जाने को कहा। वंदना बाहर ही खड़ी थी, क्योंकि विनय ने उसे बता दिया था फोन करके। स्तुति को वंदना अंदर ले गई। स्तुति मुड़कर श्लोक की तरफ देख रही थी। श्लोक गाड़ी में बैठा और विनय भी बैठा। श्लोक ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और वहां से चला गया। वंदना स्तुति को अंदर ले गई, जहां उसके मम्मी पापा उसका इंतजार कर रहे थे। उसकी मम्मी की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। स्तुति को देखते ही वो उसके गले से लग गईं और रोने लगीं। वो रोते हुए बोली, कितनी बार कहा है तुझे कि घर से बाहर अकेले मत जाया कर तू, और वो भी रात के वक्त। अपनी सहेली को घर नहीं बुला सकती थी? हमारी जान निकल जाती है तेरे जाने से। क्यों नहीं समझती तू? स्तुति भी अपनी माँ के आंसुओं से परेशान हो गई और उसकी आंखें भी भर आईं। बंदा ने उन्हें चुप करवाया और उसके पापा ने भी उसके सर पर हाथ फेरा और भावुक होकर बोले, स्तुति बच्चे, मत जाया करो ऐसे अकेले। हम तुम्हें खोकर जिंदा नहीं रह पाएंगे। पिछली बार वाली भूले नहीं हम, ना ही उससे बाहर आ पाए हैं अभी। इसलिए खुद के लिए ना सही, कम से कम हमारे लिए, अपनी माँ के लिए अपना ख्याल रख लिया करो बेटा। स्तुति रोते हुए बोली, माफ कर दीजिए पापा, आइंदा से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। वो एक्चुअली मैं घर ही आ रही थी, रास्ते में स्कूटी खराब हो गई। आसपास कुछ था ही नहीं, ना ही कोई जगह और ना ही कोई इंसान जिससे हेल्प ले सकूं। बस इसलिए ये सब हो गया। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। उसके पापा ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और बन्ना को बोले कि उसे रूम में लेकर जाने के लिए। दोनों रूम में चली गईं। स्तुति की माँ अभी भी इससे बाहर नहीं आ पा रही थी। उसके पापा ने उन्हें सोफे पर बिठाया और समझाने लगे। काफी देर समझाने के बाद आखिर वो शांत हुई और वो दोनों भी सोने चले गए। रूम में बन्ना ने स्तुति को बिठाया और उसके लिए दूध गर्म करके लेकर आई। स्तुति ने मना किया, लेकिन बन्ना ने उसे जबरदस्ती पिलाया और उसे सोने का बोलकर अपने रूम में चली गई। बन्ना चली गई रूम में, लेकिन पीछे रह गई स्तुति, जिसके दिलो दिमाग में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ श्लोक चल रहा था।
और साथ में उसके वो सब उसके कानों में गूंज रहे थे जिसमें वो खुद को बर्बाद करने की बात कह रहा था। स्तुति जानती थी कि श्लोक उससे सच में इस हद तक प्यार करता है कि वो उसके सर की कसम कभी झूठी नहीं खाएगा। और ये सोचकर उसे और भी डर लग रहा था कि अब इस श्लोक पता नहीं खुद के साथ क्या करेगा। वो खुद भी तो उससे बहुत प्यार करती थी, उसके लिए भी उससे दूर होना कहाँ आसान था। लेकिन इस वक्त जिस मजबूरी के चौराहे पर वो खड़ी थी, वो उसके बारे में चाह कर भी उसे बता नहीं सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर श्लोक को ये बात पता चल गई तो वो सब कुछ तबाह कर देगा, लेकिन उसे खुद से दूर नहीं जाने देगा। वो उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन उससे नहीं लड़ सकता। इसलिए वो खुद ही उसे अपने आप से दूर कर रही थी। श्लोक की आंसुओं से भरी आंखें उसके सामने बार बार आ रही थीं, जिनमें उसे अपने लिए बेपनाह मोहब्बत दिखाई देती थी। और ये सब सोचते हुए उसकी अपनी आंखें कब आंसुओं से भीग गईं, उसे पता ही नहीं चला। वो जोर जोर से रोने लगी, और लेकिन अपने मुंह पर हाथ रखकर, क्योंकि उसकी आवाज़ इस वक्त इतनी ज़्यादा होती कि सब लोग जाग जाते। मन में इतना शोर हो तो उसे बाहर निकालने पर जाहिर सी बात है कि सबको सुनाई तो देगा ही। इसलिए वो अपने मुंह पर हाथ रखकर जोर से रोने लगी, और रोते रोते वो जमीन पर बैठ गई, और रोते रोते ही जमीन पर ही लेट गई। थोड़ी देर यूं ही रोने के बाद वो वैसे ही लेटे हुए खुद से बोली, आप खुद को बर्बाद करना चाहते हैं ना? मेरे लिए तो ठीक है, अब मैं भी खुद को बर्बाद करूंगी, क्योंकि अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ आपको दुखी करके। इसलिए मैं भले ही सब कुछ करूँ, अपने सारे फर्ज निभाऊंगी, लेकिन कभी खुश नहीं रहूंगी। मेरी किस्मत मेरे साथ खेलना चाहती है ना, तो मैं भी अच्छे से खेलूंगी अब। आपकी अमानत हूँ, आपकी ही रहूंगी, दिल से आत्मा से। ये जिस्म भले ही मुझे मजबूरी में किसी और के नाम करना पड़े, लेकिन मेरी आत्मा पर, मेरे दिल पर सिर्फ और सिर्फ आपका हक रहेगा मिस्टर एरोगेंट। स्तुति आपकी ही रहेगी हमेशा। अगर आप खुद को वहाँ एक तकलीफ दोगे ना, तो मैं भी यहाँ खुद को तकलीफ दूंगी। अगर आपके साथ सुख बांटती तो भी ऐसे ही बांटती, और अब दर्द भी ऐसे ही बांटूंगी। आपकी भले ना हो पाऊं, लेकिन रहूंगी आपकी ही। वादा है आपसे मेरा, बहुत प्यार करती हूँ आपसे मैं, बहुत ज़्यादा। इतना कहते कहते और खुद से बातें करते हुए वो कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। उधर श्लोक अपने रूम में बैठा था, सोफा पर, और उसके हाथ में एक शराब की बोतल थी जो आधे से भी ज्यादा खाली थी, और वो छत पर एक ही जगह देखे जा रहा था बिना पलके झपकाए। वो अपने होठों से फिर से बोतल को लगाने ही लगा था कि जल्दी से विनय ने उसे रोका और बोला, बस करो बॉस, अब आप बहुत पी चुके हो, अब छोड़ दो इसे। उसने बोतल उसके हाथ से लेनी चाही तो श्लोक टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, हाँ तुम भी छीन लो, सब मेरा ही हक क्यों छीनना चाहते हो यार? जिंदगी ने बचपन जीने का हक छीन लिया, उसने खुद को मुझसे छीन लिया, और अब तू पीने का हक भी छीन ले। क्यों सब मेरे पीछे ही पड़े हो? ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, और दिल का दर्द चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। बिना उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, ऐसा कुछ नहीं है बॉस, मैं तो बस यह कह रहा था कि अभी के लिए रहने दो। रात काफी हो गई है ना, सो जाइए, सुबह पी लीजिएगा, मैं नहीं रोकूंगा पक्का। श्लोक उसकी तरफ देखकर बड़ी मासूमियत से बोला, एक बात बताओ, क्या मैं सच में इतना बुरा हूँ कि मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेने के बाद भी मेरी किस्मत को मुझ पर तरस नहीं आया? तो अब मुझसे वो भी छीन लिया जो मेरे जीने की वजह थी। तू तू जानता है ना मैं कितना प्यार करता हूँ उसे, मैं जी नहीं सकता उसके बिना। और उसने कह दिया कि मैं दूर चला जाऊं उससे। वो जानती तो है ना कि मैं कितना प्यार करता हूँ उससे। मैं सांस नहीं ले सकता यार उसके बिना। वो दिखाई ना दे तो सब रंग बेरंग लगने लगते हैं। एक पल भी उसके बिना अपने आप को इमेजिन नहीं कर सकता, और वो पूरी जिंदगी के लिए मुझसे दूर जाना चाहती है। क्यों? क्या मैं इतना बुरा हूँ यार? उसकी बातें सुनकर विनय की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसे सुलाकर विनय नीचे चला गया। नीचे श्लोक की मम सोफे पर बैठी कुछ सोच रही थी। वो उनके पास आया तो वो उसे अपने पास बिठाकर बोली, क्या हुआ है विनय? श्लोक बहुत अपसेट लग रहा था। और तुम्हारे साथ क्यों आया है? मतलब, वो ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ हुआ है? तुम कुछ छुपा रहे हो क्या? मुझे बता दो, मुझे बहुत चिंता हो रही है। बिना उन्हें रिलैक्स करते हुए बोला, अरे नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऑफिस का थोड़ा टेंशन है। वो एक्चुअली एक डील थी जो हमने साइन करनी थी,
लेकिन किसी और डीलर ने ज़्यादा पैसे का लालच देकर खरीद लिया ऑनर को, इसलिए बस थोड़े अपसेट है। तुम सच बोल रहे हो ना? वो चिंतित होते हुए बोली। तो बीना ने हामी भरी। तो वो बोली, क्या है मेरा बेटा बीना, इतनी छोटी सी बात पर निराश हो गया? अरे बिजनेस में इतना तो चलता है ना। आप चिंता मत कीजिए आंटी, वो सुबह तक ठीक हो जाएंगे। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे बेटा खाना खा लो। नहीं आंटी, मैं घर जाकर खा लूँगा। काफ़ी लेट हो गया है ना? वैसे आपने खा लिया? नहीं बेटा, मैं तो श्लोक का ही इंतजार कर रही थी। वो तो सो गया, अब कोई बात नहीं। अरे क्या कोई बात नहीं, आप खाना खाइए। नहीं बेटा, मैं अकेले खाना कभी नहीं खाती, आदत नहीं है ना। अरे ऐसे कैसे, आप भूखी नहीं सोएंगी? चलिए फिर मैं आज आपके साथ खाना खा लेता हूँ। इतना कहते हुए उसने उन्हें डाइनिंग टेबल पर बिठाया और खुद उन्हें खाना परोसने लगा, जो कि उनका नौकर पहले से ही ले आया था। उन्हें खाना परोसने के बाद वो भी बैठ गया और खाना खाने लगा। खाना खाकर वो बोला, आंटी आप प्लीज़ खाना खा लिया करो टाइम पर। आप बॉस के इंतजार में ही भूखी बैठी रहती हो। तो क्या करूं बेटा, मैं अकेली रह रहकर थक गई हूँ। इतना बड़ा घर काटने को दौड़ता है मुझे। तू ही उसे समझा ना कि अब वो शादी कर ले, ताकि मैं तो अकेली ना रहूं। कम से कम मेरा अकेलापन तो दूर हो। बहुत समझाया है मैंने उसे, लेकिन वो शादी के नाम से तो भाग ही जाता है। अगर कहूँ कि मैं ढूंढूं तो भी कोई जवाब नहीं, और अगर कहूँ कि खुद ढूंढ ले फिर भी कुछ नहीं। समझ में नहीं आता कि वो आखिर चाहता क्या है। अगर कोई पसंद है तो मुझे बता दे, मैं खुद चली जाऊंगी उसके घर रिश्ता लेकर। लेकिन कुछ बताए तब ना। वैसे तुझे भी तो उसके बारे में सब कुछ पता है ना, तो ये भी पता होगा। तू ही बता दे कुछ। बिना उनकी बात पर निशब्द हो गया। तो उन्होंने दोबारा पूछा। तो वो बोला, फिलहाल तक तो कोई अंदाजा नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको पता करके बता सकूं। हाँ बेटा ज़रूर, जल्द से जल्द पता करना, ताकि उसकी शादी करवा दूं, क्योंकि अब अकेले नहीं रहा जाता मुझसे। जी आंटी ज़रूर। अच्छा अब मैं चलता हूँ और आप भी जाकर सो जाइए। इतना कहकर वो उठा और उनके चरण स्पर्श करके चला गया। श्लोक की मम्मी अपने रूम में चली गईं। उसके जाने के बाद वो भी कुछ देर में सो गईं। उधर स्तुति जमीन पर ही लेटी हुई थी। सुबह बन्ना उसके लिए चाय लेकर आई, तो दरवाजा खोलकर अंदर आई तो उसे ऐसे सोता देखकर हैरान रह गई। वो चाय रख कर आई और उसे उठाया। स्तुति उठकर बैठ गई तो बन्ना ने उसे उठाकर बेड पर बिठाया और पूछा कि वो ऐसे क्यों जमीन पर सो गई थी। तो वो बोली, अरे कल ऐसे ही जमीन पर बैठकर पढ़ रही थी किताब। किताब पढ़ते पढ़ते कब ऐसे ही आंख लग गई, पता ही नहीं चला। क्या दीदू, आप भी बच्चों जैसी हरकतें करती हो। और वैसे आप लगता है काफी लेट भी सोई थी, क्योंकि आपकी आंखें सूजी हुई लग रही हैं, थकी भी लग रही हैं, जैसे रोने के बाद होती हैं। अरे तू इतना क्यों बोलती है बंधु, मेरी चाय ठंडी हो जाएगी। वो बात को पलटने के इरादे से बोली। तो बन्ना ने उसे चाय लाकर दी। स्तुति चुपचाप चाय पी रही थी और बन्ना बड़ी गौर से उसे देख रही थी। फिर स्तुति उठकर नहाने चली गई और बन्ना सोचने लगी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दीदू कुछ तो छुपा रही है। कुछ तो चल रहा है उनके दिमाग में। मुझे मोक्ष जीजू से बात करनी होगी। फिर वो भी नीचे चली गई। उधर श्लोक सुबह 10 बजे के करीब उठा। उसका सर भारी लग रहा था। वो सर को पकड़कर बैठ गया और अचानक से उसे रात वाला वाकया याद आ गया। स्तुति के वो कठोर शब्द याद आने लगे, जिन्हें भूलने के लिए उसने शराब का सहारा लिया था। वो खुद से बोला, क्या अजीब बात है ना जान, कि शराब का नशा कुछ पल के लिए ही सही दिल के जख्मों को भर देता है, और उसका साथ दे देती है वो काली घनी रात जब हम शराब पीते हैं। मतलब इसके नशे में चकनाचूर होकर जो आंख लगती है, तो इंसान हर दर्द भूल जाता है ना। जैसे मैं भूल गया था तुम्हारी वो बातें। लेकिन कमबख्त उन सब पर पानी फेर देता है ये दिन का उजाला, और ये होश में आना। भूला हुआ सब याद आने लगता है। काश मैं हमेशा इस नशे में रहूं, ताकि तुमसे दूर रहने की तकलीफ कुछ तो कम हो पाए। तुमने तो आखिरी बार पलट कर भी नहीं देखा जान। आखिर ऐसा भी क्या हो गया कुछ ही घंटों में कि तुम इतनी कठोर हो गई मेरे प्रति। ये कहते हुए आंखें अब आंसुओं से सराबोर होने लगी थी। वो उसकी तस्वीर को फोन में देखते हुए बोला, तुम जानती हो ना कि नहीं जी सकता मैं तुम्हारे बिना। क्यों मुझ पर तरस नहीं आया तुम्हें? मुझे अकेला छोड़ दिया ये जानते हुए भी कि मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। क्या तुम चाहती हो मैं पागल हो जाऊं?
या फिर पागल हो जाऊं, अपना मानसिक संतुलन खो दूं? क्योंकि तुम पास नहीं होगी तो मेरा दिमाग, मेरा दिल या कोई भी ऑर्गन काम ही नहीं करेगा अच्छे से। तो जाहिर है कि मैं पागल होऊंगा ही। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता सकती थी ना। कहा है ना मैंने कि हर मुश्किल में तुमसे आगे खड़ा होऊंगा मैं। लेकिन तुम तो इस लायक भी नहीं समझती ना मुझे। मत करो जान मेरे साथ ऐसा। वापिस आ जाओ मेरे पास। मेरी किस्मत ने पहले ही सब कुछ छीन लिया था मुझसे। अब तुम्हारे सिवा कुछ और नहीं है। तुम नहीं होगी तो पता नहीं क्या करूंगा मैं। मेरे पास आ जाओ ना जान। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है बहुत। नीड यू जान, नीड यू। इतना कहकर उसने फ़ोन को अपने सीने से लगा लिया और रोने लगा। और वहीं दूसरी तरफ स्तुति नहाने के बाद मिरर के सामने बाल बना रही थी, तो आईने में उसे अपने पीछे श्लोक दिखाई दिया, जो कि हाथों को फोल्ड करके खड़ा था और शीशे से स्तुति को निहार रहा था। उसने एक हाथ की तर्जनी और अंगूठे से साइन बनाकर उसे इशारा किया कि वो बहुत प्यारी लग रही है इस वाइट सूट में। स्तुति की आंखें भर आईं उसे देखकर। उसने जल्दी से पलट कर देखा, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। श्लोक वहां नहीं था, यह एहसास हुआ तो स्तुति को लगा कि जैसे उसने अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस किया। वो वैसे ही बेड पर बेसुसी बैठ गई और रोने लगी। वो खुद से बोली, क्यों आखिर मेरे साथ ही ऐसा होता है भोलेनाथ। मैं जब भी अच्छा करने की सोचती हूँ, सब उल्टा हो जाता है। मैं जानती हूँ कि मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन इस दिल का क्या करूँ मैं, जो ना चाहते हुए भी बस उसे याद कर रहा है। उसे वो कड़वे शब्द बोलने पर मुझे खुद को कितनी तकलीफ हुई थी, यह सिर्फ मैं ही जानती हूँ। पता नहीं वो किस हालत में होगा इस वक्त। जानती हूँ वो खुद को परेशान कर रहा होगा। पर आप ही बताओ मैं क्या करती। मोक्ष की मॉम ने साफ साफ एहसास करवाया मुझे कि उन्होंने कितना कुछ किया हमारे लिए। इसलिए मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी। नहीं करवा सकती अपने पापा की बदनामी। उनकी जगह हंसाई नहीं करवाना चाहती मैं। खुद के दिल को मार सकती हूँ, पर उनकी उम्मीदों का गला नहीं घोट सकती मैं। महादेव, आप ही रास्ता दिखाओ मुझे अब। मुझे हिम्मत देना कि उससे दूर रह सकूं और अपने फर्ज निभा सकूं। तभी अचानक से उसके कमरे का दरवाजा खुला, तो स्तुति ने झट से अपने आंसू साफ कर लिए। बंदा आई और उसके पास बैठकर उसे देखते हुए बोली, अच्छा तभी इतना टाइम लग रहा है आपको। आज खुद को संवारा जा रहा है। क्या बात है आखिर, क्या खास है आज? स्तुति मुस्कुराते हुए बोली, अरे पागल कुछ नहीं, ऐसे ही बस वो मोक्ष से मिलने जा रही थी आज। ओहो, तो हमारे जीजू से मुलाकात करने का प्लान है आज? फिर तो आप नाश्ता नहीं करोगी ना? ठीक है, मैं मम्मा को बोल देती हूँ कि आज हमारी दीदू हमारे जीजू के साथ नाश्ता करेंगी, है ना? स्तुति बोली, अरे नहीं, नाश्ता तो मैं करूँगी। चल चलते हैं। स्तुति ने उसे उठाया और दोनों नीचे चली गईं। नीचे उसकी मम्मा और पापा भी उसे देखकर बहुत खुश हुए और उसकी मम्मा बोली, बस यही सब करके नज़र लगवा लेती है ये लड़की, और फिर हमें परेशान करती है। ओहो मम्मा, दीदू की कोई गलती नहीं है। वो है ही इतनी खूबसूरत। ये लोगों की नज़र ही काली है, जो मेरी दीदू की खूबसूरती से जलते हैं। हूँ। बंदा बोली तो सब हंस दिए। तो मम्मा के पूछने पर बंदा ने बताया कि स्तुति मोक्ष से मिलने जा रही है। ये जानकर वो दोनों भी खुश हुए। थोड़ी देर बाद नाश्ता करके स्तुति निकल गई वहां से। उसकी मम्मा को फिर से उसकी फिक्र होने लगी, तो उसके पापा ने उन्हें समझाया कि वो अपने घर जा रही है और उससे सेफ जगह और कोई नहीं है उसके लिए। वहाँ मोक्ष है, इसका ख्याल रखने के लिए। तब जाकर वो मानी। स्तुति मोक्ष के घर पहुंची तो हाल में बैठे हुए उसके डैड उसे देखकर बहुत खुश हुए। उसने उनके पैर छुए तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और सर पर हाथ रखकर खुश रहने को कहा। तभी मोक्ष की मॉम आई और स्तुति की तरफ देखकर नॉर्मली मुस्कुरा दी, जैसे सब कुछ नॉर्मल ही हो। स्तुति ने भी मुस्कुराकर पैर छुए तो उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। जीती रहो बेटा, भगवान सद्बुद्धि दे। स्तुति ने कुछ ओवर रिएक्ट नहीं किया। मोक्ष के पापा ने उसे अपने पास बिठाया और परिवार का हालचाल पूछने लगे, और मोक्ष की मॉम को कुछ बनाने के लिए कहा स्तुति के लिए। तो स्तुति ने कहा, नहीं पापा, मैं अभी नाश्ता करके आई हूँ। मैं तो बस आप लोगों से मिलने आई थी। मोक्ष के पापा हंसते हुए बोले, अच्छा तो क्या तुम हम लोगों से मिलने आई हो? मुझे तो लगा तुम मोक्ष से मिलने आई हो। स्तुति मुस्कुरा दी तो मोक्ष की मॉम बोली, क्या आप भी बच्ची की टांग खींच रहे हैं? वो हमसे मिलने वाला क्यों आएगी? वो मोक्ष से मिलने ही आएगी ना। ऑब्वियस सी बात है। मोक्ष के पापा मुस्कुरा दिए और बोले, हाँ भाई पता है मुझे,
मैं तो बस मजाक कर रहा था अपनी बच्ची से। जाओ बेटा, मोक्ष अपने रूम में ही है, तुम जाओ उससे मिल लो। तब तक तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए कुछ बनाती हैं खाने के लिए। स्तुति मुस्कुराकर सीढ़ियों की तरफ चली गई। ऊपर जाकर मोक्ष के रूम के बाहर जाकर वो रुक गई। उसे थोड़ा हेजिटेट फील हो रहा था। फिर उसने हिम्मत की और दरवाज़ा नॉक करने लगी तो दरवाज़ा खुल ही गया। शायद लॉक नहीं था। वो अंदर गई। मोक्ष शीशे के सामने खड़ा था, बाल बना रहा था। उसका ध्यान अचानक से स्तुति पर गया तो वो मुड़ गया और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। स्तुति ने उसे मुस्कुराकर हेलो बोला तो मोक्ष बोला, स्तुति तुम यहाँ इस वक्त? क्यों नहीं आ सकती क्या? स्तुति ने कहा तो मोक्ष बोला, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। तुम बैठो ना, आओ। स्तुति बेड पर एक साइड बैठ गई तो मोक्ष बोला, तुम ठीक हो ना? कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं मोक्ष, सब ठीक है, मैं बस मिलने आई थी। मोक्ष बोला, अच्छा, वैसे मैं बहुत जल्द सबसे बात कर लूँगा। उन्हें अपने तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। स्तुति उसकी बात सुनकर खुद को संभालते हुए बोली, क्या ठीक करना है मोक्ष? सब ठीक ही तो है। किसे क्या समझाना है? सब कुछ तो सही है ना? मोक्ष बोला, क्या बात है स्तुति, तुम ऐसे अपसेट साउंड क्यों कर रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा तुम्हारे लिए। सब ठीक ही तो है ना मोक्ष? जल्दी हमारी शादी हो जाएगी, फिर सब ठीक होगा ही ना? स्तुति, ये क्या कह रही हो तुम? हमारी शादी? पर हमारी शादी नहीं हो सकती ना। तुम बस थोड़ा टाइम दो मुझे, मैं करता हूँ कुछ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं सब कुछ करूँगा ना। लेकिन मैं अगर कहूँ कि मेरी खुशी इस शादी में ही है तो? स्तुति की बात से मोक्ष हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा तो स्तुति बोली, हाँ मोक्ष, हमारी शादी में हम सबकी खुशी है ना? ये तुम कैसी बात करने लग गई हो स्तुति? हमने डिसाइड किया था ना कि हम ये शादी नहीं करेंगे। हमने नहीं मोक्ष, सिर्फ तुमने डिसाइड किया था कि ये शादी नहीं होगी। मैं तो तब भी इस शादी के लिए तैयार थी और अब भी हूँ। क्या? हाँ मोक्ष, तुमने खुद ही फैसला ले लिया बिना मुझसे पूछे कि मैं क्या चाहती हूँ। लेकिन तुम? मैं नहीं मोक्ष, हम ये शादी करेंगे। स्तुति बोली तो मोक्ष उसके पास आया और उसके चेहरे को हाथों में भरकर नम आंखों से बोला, क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहना। मैंने कहा कि हम ये शादी करेंगे मोक्ष। यह सुनते ही मोक्ष ने स्तुति को कसकर गले से लगा लिया, लेकिन स्तुति के हाथ हवा में ही रह गए। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।